रामवती चिल्लाते हुए कह रही थी। अरे कहाँ गए सब, जल्दी आओ, चिराग की दुल्हनिया आ गई। अरे अरे बाजा बजाओ, कोई सुनता क्यों नहीं। अरे फूल कहाँ रख दिए, बहू रानी का स्वागत करना है। गुड़िया आरती की थाली ले आ, तेरी भाभी की आरती करनी है। सोनाक्षी ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी कि उसकी ससुराल में कितनी धूमधाम से उसका स्वागत हो रहा है। चिराग की माँ रामवती जानती थी कि उसके बेटे की दुल्हनिया बहुत रईस परिवार से आ रही है, इसलिए वह उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। रामवती सारी रस्में करने के बाद सोनाक्षी को अंदर ले जाने लगी। तभी उसे याद आया कि अभी तो बाहर एक गाड़ी दहेज के सामान से भरी खड़ी है। अरे कहाँ गए सबके सब, ये गाड़ी से सामान उतरवा कर अंदर हॉल में लगा दो। उस सामान में मेरा एक बक्सा भी है मम्मी जी, उसे हमारे कमरे में रखवा दीजिए। अरे कोई पहले गाड़ी से तो उतारे। सारा सामान उतर गया। वह बक्सा भी उतर गया जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर रामवती का माथा ठनका। वह सोचने लगी, भला ये भी कोई बात हुई। हाँ, यहाँ कोई चोर उचक्के बसते हैं जो बक्से में ताला लगा कर दिया है। उस बक्से को देखकर सोनाक्षी की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं कोई उसे खोल कर देख ना ले। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, किसी भी सूरत में मेरा बक्सा नहीं खुलना चाहिए, इसकी हिफाजत करना भगवान। चिराग, ये बक्सा कमरे में भिजवा दो। सोना, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी नजर इसी बक्से पर है। ऐसा क्या लाई हो इस बक्से में? इस बक्से में वो ऐसा कुछ खास भी नहीं है। चलो रहने दो, बाद में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रामवती ने सारा दहेज का सामान देखा तो बहुत खुश हुई। सोनाक्षी के जितना दहेज अभी मोहल्ले पड़ोस में कोई बहू नहीं लाई थी। तभी रामवती की नजर उस बक्से पर गई और वह बोली, बहू, बक्से की चाबी गुड़िया को दे दो। हमारे यहाँ बहू का बक्सा खोलने की रस्म होती है और वह रस्म ननद करती है। गुड़िया, अपनी भाभी से चाबी लेकर बक्सा खोल दो। कैसी रस्म मम्मी जी? ये बक्सा तुम्हारी ननद खोलेगी और इसमें से जो भी कपड़ा गुड़िया पसंद करेगी ना, वह उसका ही होगा। सोनाक्षी मन ही मन सोचने लगी, कपड़े होते तो पूरा बक्सा ही पकड़ा देती, लेकिन इसमें जो है वो देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे इतना क्यों सोच रही हो बहू, चाबी दे दो गुड़िया को। मम्मी जी, मैं चाबी घर पर ही भूल आई, और वैसे भी उसमें कपड़े नहीं है, मेरी ज़रूरत का कुछ सामान है। सोनाक्षी डर के मारे सारी बात एक ही सांस में बोल गई और उसके बाद तो उसने राहत की सांस ली। चलो कोई बात नहीं। चिराग, ये बक्सा उठाकर अपने कमरे में उठाकर ले जा। सोनाक्षी की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जब सोनाक्षी अपने कमरे में गई तो सबसे पहले उसने वह बक्सा अलमारी के ऊपर छिपा कर रख दिया। अगली दोपहर, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ से कुछ मीठा बना लो। सोनाक्षी खाना बनाना तो जानती थी मगर खाना नहीं। उसे तो मैगी के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था और इस समय तो उसे मैगी की बहुत जोर से तलब लगी थी। वह झटपट खीर बनाकर कमरे में गई, बक्से से मैगी निकाली और अपनी दहेज में मिले बिजली के चूल्हे पर बनाकर कमरे में ही खा ली। अब जाकर उसे कहीं सुकून सा मिला। उसके बाद वह रसोई घर में गई और सबके लिए खाना बनाकर परोस दिया। सोना, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने अपनी थाली नहीं लगाई? वो दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इस तरह दिन सप्ताह बीतने लगे। सोनाक्षी किसी को खाना खाती नजर ही नहीं आती। एक दिन रामवती गुड़िया से बोली, अपनी भाभी से कुछ सीख ले, वह बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है, खाना भी पता नहीं खाती है या नहीं, फिर भी मजाल जो शरीर में जरा भी आलस हो। और एक तू है, पूरे दिन खाती है, फिर भी तुझे काम करने के नाम से ही थकान हो जाती है। माँ, बात में कुछ राज है,
कैसा राज? हम लोग भाभी को कभी खाना खाते नहीं देखते, लेकिन उनके कमरे से हमेशा खाने की खुशबू आती है। ये बात तो है गुड़िया, लेकिन चिराग भी ऑफिस से खाली हाथ आता है, तो वो कमरे में क्या खाती होगी? माँ, हमें भाभी की निगरानी रखनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि वे रसोई से कब, क्या और कितना खाती हैं। भला इतने दिन कोई बिना खाना खाए इतना चुस्त कैसे हो सकता है? और देखो, उनके शरीर में जरा भी कमजोरी नहीं है। उस दिन के बाद वो दोनों माँ बेटी घर में रोटियां गिन कर रखने लगी, लेकिन ताज्जुब था कि उनके घर में खाने का कोई भी सामान जरा भी कम ही नहीं होता। एक दिन गुड़िया ने खिड़की की दरार में से झांक कर देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से बक्सा उतारा। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोनाक्षी मैगी खाकर सबूत मिटा चुकी थी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकली तो उसने जोर से डकार ली। रामवती और गुड़िया को बाहर खड़े देख वह डर गई। अरे बहू, ये रंग कैसे उड़ासा है? और कहीं तुम्हारा पेट तो खराब नहीं? बिना कुछ खाए डकारे मार रही हो। चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है। सोनाक्षी जल्दी से रसोई समेटने में लग गई। एक दिन गुड़िया ने फिर से दरवाजे की दरार से देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से वही बक्सा उतारा है, लेकिन उसके बाद वह उसमें क्या करती है कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन में बहुत से सवाल उठे कि ऐसा इस बक्से में क्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहीं कोई जादू वादू तो नहीं? जादू सोचते ही गुड़िया का तो दिमाग झंझना उठा और वह दौड़कर रामवती के पास पहुंची और बोली, माँ, मानो या ना मानो, भाभी के बक्से में जादू है, वरना बिना तले भुने पकाए भाभी क्या खा सकती हैं? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है गुड़िया, कहीं बहू कोई जादूगरनी तो नहीं? हाय। माँ, भैया से भी पूछो उस बक्से में क्या है। पागल हो गई है क्या? उसे लगेगा कि मेरी उसकी बीवी के दहेज पर नजर है। चल एक काम करती हूँ, बहू को कुछ देर के लिए कहीं भेजकर उसका वो बक्सा खोल कर देखती हूँ। हाँ, पर उसकी चाबी तो भाभी मायके में बताती है। झूठ बोलती होगी, वरना रोज बक्सा उतार कर उसमें क्या करती होगी? इसके पर्स में होगी, ढूंढना पड़ेगा। एक दिन सोनाक्षी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उस समय चिराग घर में ही मौजूद था, इसलिए वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अब रामवती और गुड़िया के पास अच्छा मौका था बक्सा खोलने का। उन दोनों ने सब जगह चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी सोनाक्षी के मेकअप बॉक्स में मिली। गुड़िया ने बक्सा उतारा। रामवती ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें तो मैगी है। क्या? मैगी? सत्यानाश! खोदा पहाड़ निकली चूहिया। भला मैगी भी कोई इतने जतन से ताले में छिपा कर रखता है क्या? तभी सोनाक्षी आ गई और अपनी पोल पट्टी खुलते देखकर चौंक गई। वह कहने लगी, वो आपको मैं बताने ही वाली थी कि अब सारा माजरा समझ आ गया बहू। जिस बक्से को हम जादू का पिटारा समझते थे, वह तो मैगी का भंडार है, और ये सब तो मायके से लाई थी। तभी तो कहूँ कि बहू रानी खाना क्यों नहीं खाती? क्या तुम्हें यहाँ मैगी नहीं मिलती? मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं मैगी की बहुत दीवानी हूँ, इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं मैगी खाना छोड़ दूँ, वरना ससुराल वाले मुझे कामचोर समझेंगे और दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। इसीलिए मैं मैगी इस बक्से में छिपा कर लाई थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं हद से ज़्यादा मैगी खाती हूँ। लेकिन सोना, अब तुम्हें मैगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर ने तुम्हारी आंतों में सूजन बताई है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू रानी मैगी की दीवानी है, तो भला मैं उसे खाने के लिए क्यों मना करती? आखिर बहू भी तो मेरी बेटी है। बेटी, जब मन करे तब खाना, लेकिन इतना कि शरीर को नुकसान न दे, और छिपा कर तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं।
हमेशा खुश रहो बहुरानी, मैगी की दीवानी। एक दिन रिया को रास्ते में उसे अपने पुराने मकान मालिक की बेटी अर्पिता दिखाई दी। तो रिया ने कहा, दीदी नमस्ते। अरे रिया, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी तुम्हें पता है मेरी मम्मी मर गई। अर्पिता एकदम से हैरान और परेशान होकर उसे देखती रही और बोली, ये क्या कह रही हो रिया? हाँ दीदी, मम्मी मर गई। क्या हुआ उन्हें? ऐसा कब हुआ? शायद वह नहीं जानती थी कि यह बात कैसे बतानी चाहिए। वह मायूसी से बोली, दीदी मम्मी को पीलिया हो गया था। क्यों रिया, इलाज नहीं कराया मम्मी का? डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए कहा था दीदी, पर पापा के पास पैसे ही नहीं थे। सच में उसकी बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। भाई अभी सुधरा या नहीं? नहीं दीदी, बहुत नशा करता है, मुझे और छोटी बहन को मारता भी है। तो तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते? दीदी पापा रिक्शा चलाने चले जाते हैं, उनके सामने कुछ नहीं कहता। उफ, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब कहाँ रहती हो? जब से आपका मकान खाली किया है ना, तब से रेलवे लाइन के पीछे झुग्गी डालकर रहते हैं। पढ़ती हो? हाँ दीदी, 10वीं कक्षा में हूँ। छोटी बहन और भाई भी पढ़ रहे हैं। फीस के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दीदी सुबह स्कूल चली जाती हूँ, दोपहर में घर का काम करती हूँ और शाम को कुछ घरों में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कुछ पापा भी कमाते हैं, सब खर्चा निकल आता है। अच्छा, अभी चलती हूँ, अभी देर हो रही है, जब समय मिले घर आना। रिया घर आ गई। आकर घर का काम किया। जब उसे कुछ समय मिला तो वह बैठकर अपनी छोटी बहन को बताने लगी, प्रिया, आज पता है अर्पिता दीदी मिली थी। अच्छा दीदी, जब से शादी हुई है तब से देखा ही नहीं उनको। पता है बहुत बड़ी वकील बन गई है दीदी। रिया का भाई कुणाल बोला, उठ खड़ी हो, चाय बना। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगी अभी, थोड़ी देर बाद बना दूंगी। कुणाल ने उसके बाल खींचकर उसे उठाया और बोला, मना करेगी मेरे काम को? रिया रोने लगी और कहने लगी, मम्मी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते भैया। मैं स्कूल जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, दूसरों के घर भी झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, और तुम मुझे फिर भी मारते हो। आने दो, आज पापा को तुम्हारी सारी शिकायत करूंगी। पापा की बेटी, जब तूने जुबान खोली तब देखना। ये कहता हुआ कुणाल बाहर निकल गया। रिया के पापा महेश रिक्शा चलाकर शाम को घर आते हैं और रिया को आवाज देते हुए कहते हैं, रिया, ओ रिया, रिया बेटा पानी दे जरा, बड़ी प्यास लगी है। रिया पानी ले आई। वह बहुत उदास थी। महेश ने उससे पूछा, प्रिया और नकुल कहाँ हैं? और कुणाल? पापा, प्रिया और नकुल सो गए हैं और कुणाल भाई बाहर ही होंगे। तू इतनी उदास क्यों है रिया? क्या अपनी मम्मी की याद आ रही है? पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बता रिया। पापा, आप तो दिन में रिक्शा चलाने जाते हैं, पीछे से भैया मुझे मारते हैं। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। पापा, भाई नशे में चूर होते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। आप रहने दो, वो आपसे भी लड़ बैठेंगे। तेरी मम्मी के बाद सब बर्बाद हो गया। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तेरी शादी कर सकूं। तुझे अपने आप को और अपनी छोटी बहन को संभाल कर रखना होगा। पापा, आप चिंता न करें,
मैं अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल अच्छे से रखूंगी। लेकिन कुणाल भाई बिगड़ चुके हैं। चारों तरफ बदनामी होती है कि वे नशा करते हैं। बेटी, तुम तीनों पढ़ो लिखो और काबिल बनो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। पापा, मैं बेशक एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बदनामी हो। मुझे तुझ पर गर्व है। समय बीतने लगा। रिया ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। खुद भी पढ़ती और साथ में अपने छोटे भाई को भी पढ़ाती। लेकिन कुणाल की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वह शराब पीकर रिया के साथ मारपीट भी करता था। एक दिन अब रिया अर्पिता के पास गई। अर्पिता ने उसका हालचाल पूछा तो रिया रो पड़ी। क्या हुआ रिया, मुझे चुप होकर बताओ तो। दीदी, अगर मम्मी जिंदा होती तो मैं उन्हें ये सब बताती। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, मुझे बता सकती हो। दीदी, कुणाल भाई की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पापा कुछ कहते हैं तो पापा को भी मारने दौड़ते हैं। अब की बार वह कुछ करे तो मुझे बताना, मैं उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दूंगी। और सुनो, हमारे यहाँ कुछ छोटे बच्चे हैं, तुम उन्हें ट्यूशन पढ़ा दो। उससे तुम्हें किसी के घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दीदी, मैं कल से पढ़ा दूंगी, आप भेज देना। रिया के दिल में अर्पिता ने एक उम्मीद जगाई। वह बहुत खुश थी। उसने दूसरों के घर काम करना बंद कर दिया। अब वह बच्चों को ट्यूशन देने लगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी खूब आमदनी होने लगी। 12वीं करने के बाद अर्पिता ने रिया को अपने पास कचहरी में ही नौकरी दिलवा दी। अब वह नौकरी भी करती और साथ में पढ़ाई भी। अपने बड़े भाई से तंग आकर उसने अर्पिता दीदी की मदद से उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया। अब सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। गरीबी के बादल छटने लगे। 2-3 सालों में ही काया पलट होने लगी। कई सालों के संघर्ष के बाद रिया अब सरकारी वकील बन चुकी थी। रिया अपने पापा से बोली, पापा, अब आप रिक्शा नहीं चलाओगे। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। प्रिया और नकुल को भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि बैठकर खाऊं। कोई कहेगा कि बेटी की कमाई खा रहा है। पापा, आपने हमें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, कोई क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोच रही हूँ आपकी एक दुकान खुलवा दूँ, फिर यहीं बैठे हुए काम कर लेना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं रिया की मुलाकात उसके सहकर्मी अक्षत से होती है, जो रिया को बहुत पसंद करता है। एक दिन वह रिया से कहता है, रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्षत, आप ये जानते होंगे कि मैं वकील हूँ। बहुत संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे वकील बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सच तो ये है कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले गरीब बाप की बेटी हूँ। आपको आपके लेवल की और लड़कियाँ मिल जाएंगी। मेरे पापा दहेज दें, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। अभी मेरे सिर पर मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी भी है। रिया, तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हारे इसी संघर्ष के कारण मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। यहां ऑफिस में सब लोगों ने बताया कि तुमने किस तरह यह सफलता हासिल की है। और रही बात तुम्हारे भाई बहन की, वो जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी होंगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अक्षत को अपने पापा से मिलवाया। महेश ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अक्षत से कहा, बेटा, ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जान है। इसका हमेशा ख्याल रखना। अक्षत बोला, पापा जी, शादी के बाद हम सब लोग साथ ही रहेंगे। देख लीजिएगा मैं आपकी बेटी का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा।
रिया और अक्षत की शादी हो गई और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। गरीबी की वजह से बहुत सी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ बेटियां अपना मुकद्दर बदल देती हैं और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की भी गरीबी मिटा देती हैं।